इससे पहले वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लेक्सिबल बजट डिस्कस किया था। वी हैव डिस्कस्ड फ्लेक्सिबल बजट इन द लास्ट लेक्चर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बजट के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, आइटम्स हो सकते हैं, और उसको किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ द गिवन टाइम पीरियड और बजटेड पीरियड। अब आज जो है हम डिस्कस करेंगे कैश बजट कि व्हाट इज कैश बजट, व्हाट इज द नीड ऑफ कैश बजट, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैश बजट, एंड व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ कैश बजट आफ्टर हैविंग प्रिपेयर्ड कैश बजट। कि कैश बजट क्या होता है, पहली चीज। तो हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट व्हाट इज कैश बजट, ठीक। सेकेंड व्हाट इज मेन ऑब्जेक्ट of preparing cash budget. Third, what are components of cash budget? ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला कि कैश बजट होता क्या है, दूसरा कैश बजट का पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश बजट, एंड थर्ड व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ कैश बजट, कि कैश बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहले में हम समझेंगे कि व्हाट इज कैश बजट, फिर समझेंगे कैश बजट का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, एंड व्हाट आर द आइटम्स एंड व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट आर इंक्लूडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द कैश बजट। जब हम कैश बजट प्रिपेयर करते हैं तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को हम उसमें इंक्लूड करते हैं। इंफॉर्मेशन से मतलब है कौन कौन से हेड्स को, कौन कौन से पर्टिकुलर्स को उसमें हम इंक्लूड करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ कैश बजट, एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ कैश बजट, कि कैश बजट का आउटकम क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि कैश बजट होता क्या है। सबसे पहले we will discuss that what is cash budget। तो मैं इसको लिखता हूँ कि कैश बजट is a pre-estimation of receipt and payments यहाँ पे रिसीप्ट से पहले तो कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट्स ड्यूरिंग अ बजटेड पीरियड। ड्यूरिंग अ बजटेड पीरियड कि कैश बजट क्या है। कैश बजट एक प्री एस्टिमेशन है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्वानुमान। किसका, कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट की जो नकद हमारी इनकम है, कैश इनकम है उसका, और जो कैश में हमारे खर्चे होंगे उसका एक प्री एस्टिमेशन है। कि पहले से हम एक एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि क्या क्या हमारे खर्चे होंगे कैश में और क्या क्या हमारे कैश में इनकम होगी, उसका एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं इन फॉर्म ऑफ कैश बजट। ठीक, तो कैश बजट क्या हो गया, कैश बजट इज अ प्री एस्टिमेशन ऑफ कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट्स ड्यूरिंग अ बजटेड पीरियड। बजटेड पीरियड का मतलब है जो कोई टाइम पीरियड दिया हुआ है। कि सपोज आपसे कहा जाता है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 months, फॉर 6 months और अ ईयर, कि आपको 3 महीने के लिए कैश बजट बनाना है, आपको 6 महीने के लिए कैश बजट बनाना है और आपको 1 साल के लिए कैश बजट बनाना है। तो अगर हम 3 months
मंथ्स की बात करेंगे कि कैश बजट हमें 3 महीने के लिए बनाना है तो बजटेड पीरियड हो जाएगा 3 मंथ्स। अगर कैश बजट आपको 6 मंथ के लिए बनाना है, 6 महीने के लिए बनाना है तो बजटेड पीरियड हो जाएगा 6 मंथ। जो भी जितने भी टाइम पीरियड के लिए आप बजट बना रहे हो दैट इज द बजटेड पीरियड। सो बजटेड पीरियड तो आपको डिफाइन करना है तो बजटेड पीरियड इज अ पीरियड फॉर विच यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द बजट। कि बजटेड पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसके लिए आप बजट या जितने टाइम पीरियड के लिए आप बजट बना रहे हो। बजट बनाता कौन है? कैश बजट। तो इसके लिए आप फिर एक लाइन लिखिए, कैश बजट इज prepared by chief accountant। बजट कौन बनाता है? चीफ अकाउंटेंट। जो हेड अकाउंटेंट होता है या फाइनेंस कंट्रोलर होता है वो आपका बजट बनाता है। तो कैश बजट इज प्रिपेयर्ड बाय चीफ अकाउंटेंट। कैश बजट कौन बनाता है? कैश बजट जो है आपका चीफ अकाउंटेंट बनाता है। तो आपको पता चल गया कैश बजट क्या होता है। कैश बजट इज ए प्री एस्टिमेशन ऑफ कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग ए बजटेड पीरियड। कैश बजट इज प्रिपेयर्ड बाय चीफ अकाउंटेंट। उसके बाद अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बजट हम कैश बजट बनाते क्यों? तो अब आप फिर आगे एक लाइन लिखिए कि कैश बजट, यहाँ पे लिखिए, द मेन object of preparing cash budget is to ensure the arrangement of cash to satisfy the revenue and capital requirements of the concern during a budgeted period। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या ऑब्जेक्टिव हो गया? कि टू एंश्योर द अरेंजमेंट ऑफ कैश टू सेटिस्फाई द रेवेन्यू एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग ए बजटेड पीरियड। कि उसका मेन पर्पस ये है कैश बजट का कि जो भी कंसर्न से, मतलब कोई भी कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो भी बिजनेस है उसका। तो मेन ऑब्जेक्टिव, द मेन पर्पस ऑफ बजट इज टू एंश्योर कि ये देखना कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट हो या कैपिटल रिक्वायरमेंट हो। रेवेन्यू रिक्वायरमेंट होती है कि जो डे टू डे खर्चे हैं उसको सेटिस्फाई करना। कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है जैसे बिल्डिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, प्लांट एंड मशीनरी पर इन्वेस्टमेंट करना, फर्नीचर पर इन्वेस्टमेंट करना, हैवी मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट्स पर इन्वेस्टमेंट करना, तो वो हमारे कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। तो कोई भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे रेवेन्यू रिक्वायरमेंट हो चाहे कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, उसके लिए कैश की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। देयर मस्ट बी एन एडिक्वेट फ्लो ऑफ कैश in order to satisfy the need, whether it is a need of revenue requirement or capital requirement, there must be an uninterrupted flow of cash। ठीक, सो अवेलेबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए कैश की। इसी बात को एंश्योर करना है किसमें? कैश बजट में, राइट। ड्यूरिंग ए बजटेड पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जिस पीरियड के लिए बजट हम बना रहे हैं। तो कैश बजट क्या होता है? आई होप इतने क्लियर हो गया। और अब आप एक साथ पढ़िए, कैश बजट इज ए प्री एस्टिमेशन ऑफ कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग अ बजटेड पीरियड, फुल स्टॉप। कैश बजट इज प्रिपेयर्ड बाय चीफ अकाउंटेंट। कौन बनाता है? चीफ अकाउंटेंट बनाता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ
प्रिपेयरिंग कैश बजट इज टू एंश्योर द अरेंजमेंट ऑफ कैश। किसका अरेंजमेंट? कैश का। क्यों? टू सेटिस्फाई द रेवेन्यू एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके क्या पर्पस है कि कैश का अरेंजमेंट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें रेवेन्यू और कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो कैश की उसको सेटिस्फाई करना है, उसको पूरा करना है ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग अ बजटेड पीरियड। क्लियर? अब कैश बजट के दो पार्ट होते हैं। कैश बजट के दो पार्ट होते हैं। आप यहाँ लिखिए, कैश बजट इज prepared in two parts। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। दो पार्ट पे हम उसे प्रिपेयर करते हैं। पहला कैश रिसीव्ड्स और दूसरा कैश पेमेंट्स। पहला पार्ट हो गया कैश रिसीव और दूसरा पार्ट हो गया कैश पेमेंट। पहला पार्ट हो गया कैश रिसीव और दूसरा पार्ट हो गया कैश पेमेंट। कि क्या क्या हमारी इनकम होगी कैश में, क्या क्या हमारी कैश इनकम होगी और क्या क्या पहले पार्ट में हमारे एक पार्ट में क्या आ जाएगा? कैश इनकम जो भी है किसी भी सोर्स से, चाहे वो इशू ऑफ शेयर से हो, इशू ऑफ डिवेंचर से हो, सेल ऑफ एसेट से हो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से हो, डिविडेंड रिसीव किया हो, रॉयल्टी रिसीव की हो, कमीशन रिसीव किया हो, रेंट रिसीव किया हो, सेल कैश सेल्स हुई हो, कुछ भी हुआ हो या कोई और दूसरी इनकम हो, जो भी इनकम हो, उस सभी जितनी भी प्रोस्पेक्टिव और पॉसिबल सोर्सेज हो सकते हैं इनकम की, उसको हम दिखाते हैं कैश रिसीव में। यानी इसमें आप लिख सकते हो ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक, जितने भी इनकम के सोर्स हो सकते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं कैश रिसीव। जितने भी इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं फ्रॉम वेयर यू कैन जनरेट द कैश, फ्रॉम वेयर यू कैन प्रोक्योर द कैश, जहाँ से आपको कैश मिल सकता है, इनकम हो सकती है, उसको हम इंक्लूड करते हैं कैश रिसीव्ड। कैश पेमेंट भी इसका बिल्कुल अपोजिट, कि जो भी हमारे पेमेंट्स हैं, ऑल प्रोस्पेक्टिव पेमेंट्स, ऑल प्रोस्पेक्टिव पेमेंट्स ऑफ कैश, चाहे क्रेडिटर को पेमेंट करना हो, टैक्स का पेमेंट करना हो, सेल्स टैक्स का पेमेंट करना हो, जीएसटी का पेमेंट करना हो, रिडेम्पशन डिवेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करना हो, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की थी उसका रीपेमेंट करना हो, हाँ, डिविडेंड, रॉयल्टी, कमीशन, रेंट, इसका पेमेंट करना हो, कोई भी पेमेंट, any kind of payment that has to be made in form of cash, that will be included under the head of cash payment। किसी भी तरीके का पेमेंट जो कैश के फॉर्म में होना हो उसको आप कैश पेमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड या रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, क्लियर? अब इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब मैं इससे आगे बताऊंगा कि कैश रिसीव्ड में कौन कौन से पर्टिकुलर्स होते हैं, कौन कौन से आइटम्स होते हैं और कैश पेमेंट में कौन कौन से आइटम्स होते हैं। उसके बाद हम मेथड देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं बजट बनाने के। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। इतना क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब हम देखेंगे कि कैश रिसीप्ट में कौन कौन से हमारे पर्टिकुलर्स आते हैं और हमारे कैश पेमेंट में कौन कौन से हमारे वो पर्टिकुलर्स आते हैं। ठीक है ना? अब देखिए आप कौन कौन से आते हैं। अब यहाँ पे लिखिए, आप पहले ये पार्ट लिखिए, कैश रिसीप्ट। ठीक है, कैश रिसीप्ट क्या क्या हो सकती हैं वो आप देखेंगे। तो अब देखो कि
कैश सेल्स, ठीक। सेकंड, कैश के फॉर्म में सेल हुई, कैश के फॉर्म में बुक। इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, आपने शेयर इशू कर दिए, डिवेंचर इशू कर दिए, उसके थ्रू कैश आ गया। थर्ड, आपने को रॉयल्टी का पेमेंट हो गया, रॉयल्टी, डिविडेंड, कमीशन और रेंट रिसीव। आपको रॉयल्टी मिल सकती है, डिविडेंड मिल सकता है, कमीशन या रेंट, किसी से भी इनकम हो सकती है। फोर्थ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जिनको आपने माल उधार बेचा था उससे आपको कैश मिल गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन्स, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, शेयर्स में पैसा लगाया था या कहीं और पैसा लगाया था, उसको वापस मिल गया, वो पैसा आ गया। फिर और क्या हो सकता है? सेल ऑफ एसेट्स, आपने कोई अपनी एसेट को, किसी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया हो, उससे पैसा मिल गया हो, आ गया हो, वो हो सकता है। और क्या हो सकता है? लोन और बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, गवर्नमेंट और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपने गवर्नमेंट से लोन लिया हो, आपने बैंक से लोन लिया हो या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया हो, वो आपका इनकम भी आएगा, ठीक। दूसरा और क्या हो सकता है? रिफंड ऑफ टैक्स, आपने कोई टैक्स का पेमेंट कर दिया हो सकता है पेमेंट ज़्यादा हो गया हो, तो उसका आपको रिफंड मिल गया, तो वो भी हमारे सोर्स में आएगा, कैश रिसीप्ट में आएगा, है ना। और कोई इनकम, और कोई इनकम, हाँ लिख सकते हो, एनी अदर सोर्स, एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम या रिसीप्ट। तो इनमें से किसी भी उससे इनकम आ सकती है। सेल की है, कैश में सेल की है, तो वो हो सकता है। इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, आपने शेयर्स इशू कर दिए, डिवेंचर इशू कर दिए, वो हो सकता है। हाँ, रॉयल्टी, डिविडेंड, कमीशन, रेंट रिसीप्ट, यहाँ से मिल गया। कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर, जिनको माल उधार बेचा था उनको, उनसे पैसा आ गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या कैपिटल गेन्स, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वहाँ से पैसा आ गया। सेल ऑफ एसेट, आपने किसी अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया। लोन या बोरोइंग फ्रॉम बैंक, गवर्नमेंट और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपने बैंक से, सरकार से या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन ले लिया। रिफंड ऑफ टैक्सेस, आपने पेमेंट टैक्स का ज़्यादा कर दिया था, उसका रिफंड आ गया। एनी अदर सोर्स ऑफ रिसीव। और एक हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक और हो सकता है। और क्या हो सकता है? रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स, रिसीवेबल्स, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स, रिसीवेबल। अब ये तो हो गए हमारे कैश रिसीव्ड। अब कैश पेमेंट, ये सबसे आसान तरीका बता दूं कैश पेमेंट का। इनके सबके अपोजिट करते जाओ। कैश सेल्स का अपोजिट क्या होगा? कैश परचेज। इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर का क्या होगा? रिडेम्पशन ऑफ शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रॉयल्टी, डिविडेंड, कमीशन, रेंट रिसीप्ट की जगह क्या होगा? रॉयल्टी, डिविडेंड, कमीशन, रेंट रिसीप्ट की जगह क्या आ जाएगा? पेड, पेमेंट किया। कैश रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स का अपोजिट क्या होता है? क्रेडिटर्स। रिसीप्ट का अपोजिट क्या होता है? पेमेंट। तो आप देखो कैश पेड टू
क्रेडिटर्स। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की जगह क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ एसेट की जगह क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ एसेट। लोन बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स की जगह क्या आ जाएगा? रीपेमेंट ऑफ लोन एंड बोरोइंग्स। रिफंड ऑफ टैक्सेस का क्या हो जाएगा? पेमेंट ऑफ टैक्सेस। एनी अदर सोर्स ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीव्ड की जगह क्या आ जाएगा? पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल। एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम की जगह आ जाएगा एनी अदर या अदर प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ पेमेंट्स। फिर भी मैं एक बार इसे साफ करके आपको पेमेंट्स में बता रहा हूँ और कौन से कैश पेमेंट्स हो सकते हैं, उसके बाद हम बजट को बनाना सिखाएंगे। ठीक है, अब जो है आप देखिए यहाँ पे लिखिए आप कैश पेमेंट। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट है कैश पेमेंट्स। तो कैश पेमेंट्स में चल करते हैं फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट लिख लीजिए आप कैश परचेज, ठीक। सेकंड लिख लीजिए आप कैश परचेज लिख लिया। सेकंड लिख लो आप रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक। थर्ड लिख लीजिए आप पेमेंट टू क्रेडिटर्स। फोर्थ लिख लीजिए आप परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट लिख लीजिए आप परचेज ऑफ एसेट्स। फिर नेक्स्ट लिख लीजिए आप रॉयल्टी, डिविडेंड, कमीशन, रेंट, पेड और ड्यू टू पेड, ठीक। फिर नेक्स्ट लिख लीजिए आप रीपेमेंट ऑफ लोन्स। कोई भी लोन लिया है उसका रीपेमेंट भी करना है, ठीक। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी और अदर टैक्सेस, ठीक है ना। उसके बाद और भी कोई पेमेंट आ जाए तो लिख दीजिए एनी अदर पेमेंट, एनी अदर प्रोस्पेक्टिव कैश पेमेंट। तो ये हमारे हो गए कैश पेमेंट। तो कैश रिसीव्ड हो गए, कैश पेमेंट हो गए, और कैश बजट बनता ही किससे है? कैश बजट के दो ही पार्ट होते हैं, कैश रिसीव्ड होता है और कैश पेमेंट होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे कि बजट को बनाते कैसे हैं, क्या कौन सा मेथड है। तो वैसे 3 मेथड है, 3 मेथड है। हम तीनों मेथड को पहले एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। इतना मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। इसमें तो कुछ है नहीं, है तो पेमेंट्स हैं। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब देखिए, अब बनाते हैं। अब लिखिए मेथड्स ऑफ कैश बजट, मेथड्स ऑफ कैश बजट। तो 3 मेथड हैं कैश बजट को बनाने के। कितने मेथड हैं? 3 मेथड। देयर आर 3 मेथड्स टू प्रिपेयर अ कैश बजट। पहला, कितने मेथड हैं? 3 मेथड। पहला है, फर्स्ट वन इज रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड, ठीक।
सेकंड है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। पहला है रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड, दूसरा है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड एंड थर्ड है बैलेंस शीट। मेथड्स ऑफ कैश बजट, कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स। पहला रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड, सेकंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड एंड थर्ड बैलेंस शीट मेथड। पहला है रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड एंड बैलेंस शीट मेथड। अब इनको तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। वैसे जो सबसे ज़्यादा यूज होता है या आप कहोगे वाइडली यूज्ड मेथड जो है वो रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड है। इजी भी है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, है ना। तो ज़्यादातर रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड होता है, लेकिन हम तीनों को समझेंगे, हमें आने तीनों से ही चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड समझेंगे, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड समझेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट मेथड समझेंगे। तो आज जो है हम केवल रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड को ही समझेंगे, उसके बाद सक्सेसिव लेक्चर्स में हम इन दोनों को समझेंगे, लेकिन आज जो है हम केवल रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड को ही समझेंगे। जैसे साफ कर देते हैं, आप नोट करते जाना। तो हम बजट बनाएंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड, किसका बनाएंगे? रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड। मैं लिख देता हूँ, रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड। अब जो भी हम फॉर्मेट बनाएंगे बजट का, वो रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड के अंदर बनाएंगे। इसके अंदर बनाएंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड के अंदर। तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट मेथड नहीं डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग ओनली रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड। जो भी फॉर्मेट में बनाऊंगा वो रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड का होगा। मेक इट क्लियर इन योर माइंड सो यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड। सो वी आर डिस्कसिंग ओनली रिसीव्ड एंड पेमेंट मेथड। तो कैसे प्लान बनाते हैं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि कैश बजट, सबसे पहले लिखते हैं कैश बजट फॉर द पीरियड ऑफ, आप इसको छोड़ दें। आगे ये 3 महीने का बनाना है तो लिख देंगे कैश बजट फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। 6 महीने का बनाना है तो लिख देंगे बजट कैश बजट फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर मंथ दिए हुए हैं जनवरी फरवरी मार्च बनाना है तो लिख देंगे कैश बजट फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च। इस तरीके से जब प्रॉब्लम हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें और क्लियर आ जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया? कैश बजट फॉर द पीरियड ऑफ whatever the time is given। उसके बाद अब हम इसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। तो फॉर्मेट में क्या क्या आएगा? फॉर्मेट में सबसे पहले आप इस तरीके से लाइन दो ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। पहले कॉलम में लिख दीजिए पर्टिकुलर्स, क्या लिखिए? पर्टिकुलर्स, और ऐसे कर दीजिए। यहाँ क्या लिख दीजिए? टोटल, ठीक। फिर क्या लिखिए? अगर मंथ्स में दिया हुआ लिख दो मंथ्स, जो भी मतलब 3 महीने का दिया है तो हमने यहाँ लिख दिया फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ। क्लियर? तो ये हो गया फॉर्मेट, ठीक है। अब एक चीज और क्लियर कर दो कि कैश बजट एक साथ तीनों महीने का एक साथ पूरे टाइम पीरियड का नहीं बनाते हैं। कैश बजट एक साथ सभी मंथ का या पूरे टाइम पीरियड का हम नहीं बनाते हैं।
मान लो यार 3 महीने का बनाना है, 3 महीने के एक साथ ही बनाएंगे, पहले फर्स्ट मंथ का, फिर सेकेंड मंथ का, फिर थर्ड मंथ का, और बाद में हम करेंगे उसका टोटल। तो अब पहले महीने का बनाते हैं, तो सबसे पहले तो लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, यानी ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक बोले कि जो गुड्स का ओपनिंग कैश बैलेंस, तो पहले महीने का जो ओपनिंग कैश बैलेंस है वो हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक ठीक, उसमें अब हम ऐड क्या करते हैं, यहाँ लिखिए ऐड। इसमें ऐड क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे कैश रिसीव्ड। क्या जोड़ेंगे ओपनिंग बैलेंस में, कैश रिसीव्ड। अब कैश रिसीव्ड जो मैंने वो सब बताई थी, उनमें से कुछ भी हो सकता है, तो कुछ लिख के मैं फॉर्मेट समझा रहा हूँ, वो सारी डिटेल आपके पास आई गई है। तो मान लीजिए कैश सेल्स हो गई, मान लीजिए कुछ आइटम से लिख देना, कैश सेल्स हो गई, यहाँ लिख दिया। फिर मान लीजिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल से कैश मिल गया, उसे लिख दिया। हाँ, रिफंड ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस का रिफंड आ गया तो वो हमने लिख दिया, ठीक है ना। और कोई मान लो लिख दो इशू ऑफ शेयर्स, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे, इसमें और भी आ सकते हैं लेकिन हम इतना ही समझ रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मेट समझना है। इसके बाद हमने टोटल कर दिया, टोटल रिसीव्स, ठीक। अब इसके टोटल में से हमें क्या करना है, यहाँ देखो लेस घटाना क्या क्या है, कैश पेमेंट्स, घटाना क्या क्या है, कैश पेमेंट्स। अब कैश पेमेंट कुछ ही लिखूंगा, वैसे पहले नोट कराई दिए सारे। मान लो कैश परचेज, यहाँ आ गया। मान लो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, नोट कर दिया। पेमेंट टू बिल्स पेबल, यहाँ कर दिया, ठीक है। और ऐसे और कुछ खर्चे भी सारे नोट कर दिए। उसके बाद हमने टोटल किया पेमेंट का भी, ठीक है। अब हमारे पास इनकम का भी टोटल है और पेमेंट का भी टोटल है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैश बैलेंस, या क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं, कैश बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस। कैसे, टोटल इनकम माइनस टोटल पेमेंट्स, वो आपका आ जाएगा। अब अगर इनकम ज्यादा होगी तब तो पॉजिटिव होगा, और अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी तो वो निगेटिव होगा। अब हमने देखिए फर्स्ट मंथ, मैंने क्यों कहा था कि सभी महीने का एक साथ नहीं बनाते हैं। हमने यहाँ पहले महीने का ओपनिंग बैलेंस दिया तो यहाँ दिखा दिया, फिर ओपनिंग बैलेंस में हमने कैश इनकम को ऐड कर दिया, फिर टोटल कर दिया, उसके बाद कैश पेमेंट को हमने घटा दिया तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो जो फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। अब हम आएंगे दूसरे मंथ का, दूसरे मंथ में यही सब आएंगे, ओपनिंग बैलेंस होगा, कैश रिसीप्ट होगी, कैश पेमेंट होगा। फिर थर्ड मंथ का बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस होगा, कैश रिसीप्ट होगी, कैश पेमेंट होगा। तो जो हमारा समझना, जो हमारा फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है, जो हमारा फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है, वो सेकेंड मंथ का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्स्ट मंथ will become the opening balance of second month and the closing balance of second month will become the opening balance for third month।
यानी कि पहले महीने का जो ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये सेकंड मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस सेकंड मंथ का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। सेकंड मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर सेकंड मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो थर्ड मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सेकंड मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो थर्ड मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर हम सबका तीनों का टोटल कर देंगे कि एक तीनों महीनों की तीन महीने के कैश बजट की ड्यूरेशन में टोटल हमारी कितना ये बैलेंस रहा, कितने कैश रिसीव्ड रहे, कितने कैश परचेज रहे, और फाइनली हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो निगेटिव रहा या पॉजिटिव रहा। यानी कि 3 महीने की टाइम ड्यूरेशन में हमारे कैश रिसीव्ड ज़्यादा रहे या हमारी कैश पेमेंट ज़्यादा रहे। अगर हमारे कैश रिसीव्ड ज़्यादा है इट मीन्स हमारा बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है दैट इज गुड, दैट इज साउंड। लेकिन अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हैं तो आपको कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। आपको ये देखना होगा कि हमारे खर्चे क्यों ज़्यादा हैं और हाउ टू रेड्यूस द एक्सपेंसेस, हाउ टू रेड्यूस द कैश पेमेंट्स। ठीक है ना? तो ये था हमारा कैश बजट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक दो इलस्ट्रेशन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इलस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे, इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू।